हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मोक्ष बायोलॉजी। हम यहाँ पे बैच स्टार्ट करें बच्चों बीएसईबी 12th बोर्ड के लिए। और हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, हम बायोलॉजी में बोटनी पार्ट को यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। और जो चैप्टर नेम है बच्चों वो है जीवों में जनन। हमने एक लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिया है और हम आज लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। आज हम लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए कैरी करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज हम ब्रीफ में बातें करेंगे, लैंगिक जनन की बातें करेंगे, है ना। लैंगिक जनन की बातें करेंगे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं किशोरावस्था की प्रावस्था, जुवेनाइल फेज की बात करेंगे बच्चों। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे जनन की प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज की बात करेंगे, जनन प्रावस्था की बात करेंगे। फिर हम कुछ देखेंगे कि कुछ पौधे वार्षिक होते हैं, कुछ जो है द्विवार्षिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। तो इनकी क्या कैटेगरी है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें। इसके बाद ओस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र की बात करेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव की बात करेंगे बच्चों। और फिर वृद्धावस्था को देखेंगे। तो हम यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कर रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख या विपरीत, जिसको कहते हैं, लिंग वाले विभिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल होता है। कहने का मतलब बच्चों कि इसमें लैंगिक जनन में क्या होगा, या तो सेम इंडिविजुअल होंगे, एक जैसे होंगे, या अलग अलग तरह के जीव होंगे जिसके नर और मादा दोनों मिल करके क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। यानी इसमें क्या होता है, गैमीट का युग्मक का बनना मुख्य कार्य होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, मादा युग्मक और नर युग्मक का बनना जो है वो मुख्य कार्य में शामिल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व है, क्या काम जरूरी है, तो मेल एंड फीमेल गैमीट का बनना जरूरी है। और ये कहाँ से बन सकते हैं, ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल से बन सकते हैं, या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी नर और मादा अलग अलग अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, उनसे भी बन सकते हैं। यानी मुख्य कार्य जो है वो है गैमीट का बनना, मेल एंड फीमेल गैमीट का बनना। और मेल और फीमेल गैमीट एक जैसे इंडिविजुअल से बन सकता है या अलग अलग अपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल से बन सकता है। यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, या मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में पाए जा सकते हैं। एक ही बॉडी में पाए जाएंगे तो वो कहलाएंगे क्या, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहलाएंगे। और अलग अलग अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। कह रहा है कि ये जो युग्मक है, जो गैमीट है बच्चों, है ना, ये जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, ये गैमीट क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद बनता क्या है, जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज आगे चल करके क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। तो नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या लिखा है, दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। यानी ये जो गैमीट है, युग्मनज है, ज्वाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, विच डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर नया जीव बना लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है हमारा, अलैंगिक जनन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। यानी अलैंगिक जनन की तुलना में ये जो लैंगिक जनन है बच्चों, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जो है कैसा है, तो विस्तृत है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, लेंदी है, और कैसा है, जटिल है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है। और कैसी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, ये धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट है, और ये प्रक्रिया क्या है, धीमी है बच्चों। इट इज़ एन इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इलाबोरेट का मतलब क्या है, विस्तृत हो गया, यानी थोड़ा सा बड़ा है, लंबा प्रोसेस होता है ये। कॉम्प्लेक्स है का मतलब जटिल प्रोसेस हो गया बच्चों, और स्लो प्रोसेस का मतलब धीमा प्रोसेस है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, और ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ओके। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, नर तथा मादा युग्मक के
युग्मनज से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों यानी अपने माता पिता, जनक मतलब माता पिता, अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो लैंगिक जनन से जो जीव बनेंगे, लैंगिक जनन से जो जीव बनेंगे, जो जीव उत्पन्न होगा, वो जीव अपने माता पिता से भी थोड़ा अलग दिखेंगे और आपस में भी एक दूसरे से समरूप नहीं होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि क्लोन नहीं बनता है, एक जैसे जीव नहीं बनते हैं। देखने में एक जैसे रहते हैं लेकिन उनमें कुछ न कुछ विविधता रहती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में विविधता होती है। माता पिता से बच्चे मिलते जुलते हैं, हूबहू माता पिता के जैसे नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन results in offspring that are not identical to the parents, है ना, not identical to the parents or among themselves। कहता है बच्चों कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं यानी जो नया जीव बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो माता पिता अपने आप से यानी एक भाई दूसरे भाई से अलग दिखता है, एक बहन दूसरे बहन से अलग दिखता है, भाई बहन आपस में अलग दिखते हैं और माता पिता से भी थोड़ा ही अलग दिखते हैं। ये यहाँ पे दिखा गया है कि कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है मेल बॉडी और ये है फीमेल। मेल से आया मेल स्पर्म यानी मेल स्पर्म आया, मेल गैमीट आया, और फीमेल से आया फीमेल स्पर्म यानी फीमेल स्पर्म का मतलब क्या है बच्चों कि ओवम आ गया। फीमेल स्पर्म का मतलब क्या है, ओवम आ गया, है ना। तो ओवम आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों की जो दोनों का फ्यूजन हुआ है तो फॉर्मेशन किसका हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट के फॉर्मेशन के साथ साथ जाइगोट डेवलप किया, एम्ब्रियो बनाया, और ये एम्ब्रियो एक छोटे से बेबी के रूप में डेवलप हो गया, एक छोटी से बेबी के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये एक लैंगिक जनन है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा धीमा प्रोसेस होता है। और ये जो बच्चा बना है ये अपने माता पिता के हूबहू नहीं होगा, है ना, थोड़ा क्या होगा, दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दो कैरेक्टर मिलते हैं, मेल एंड फीमेल। इसका भी कैरेक्टर मिला, इसका भी कैरेक्टर मिला, तो मेल एंड फीमेल दोनों का कैरेक्टर मिला, तो इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, मिक्सअप कैरेक्टर हो जाएगा, यानी हाइब्रिड टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा दोनों से अलग दिखेगा, यानी मैच तो हूबहू नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है, किशोरावस्था और जनन प्रावस्था क्या होती है। तो किशोरावस्था और जनन प्रावस्था क्या होती है, कह रहा है सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि करते हैं और एक निश्चित अवस्था तक पहुंचते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जब वो परिपक्व होते हैं तो क्या करते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी कोई जीव, कोई बच्चा जन्म लेता है बच्चों, तो जन्म लेने के तुरंत बाद वो नए बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखता है। कुछ समय बाद जब वो वृद्धि करेगा, ग्रो करेगा और परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तभी वो लैंगिक जनन कर सकता है। यानी हर एक जीव एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, परिपक्व होने के बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाती है या कहलाता है। तो किशोरावस्था की प्रावस्था क्या है, जिस समय हम वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी में, उस अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। कह रहा है कि ग्रोथ का जो फेज है, हम जब वृद्धि कर रहे हैं हमारे बॉडी में, जीवन में हमारे बॉडी में जब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की अवस्था को ही कहते हैं जुवेनाइल फेज या क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था बोलते हैं। पौधों में, प्लांट में किशोरावस्था को कहा गया है वेजिटेटिव फेज, है ना। प्लांट में क्या कहा गया है, वेजिटेटिव फेज कहा गया है, और एनिमल में क्या कहा गया है, जुवेनाइल फेज कहा गया है। किशोरावस्था यानी कायिक अवस्था
कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ होती है, यानी आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। कह रहा है कि जब एडोलेसेंस कंप्लीट हो जाता है, जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाता है बच्चों, यानी जब जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो जाएगा, किशोरावस्था खत्म हो जाएगी, तो किशोरावस्था का खत्म होना ये क्या कहलाता है? किशोरावस्था का खत्म होना ही जो है किसका आरंभ है? जनन अवस्था का आरंभ है। यानी जब बच्चा किशोरावस्था को कंप्लीट करता है तो कौन सी अवस्था में इंटर करता है? जनन अवस्था में इंटर करता है। मतलब अब वो बच्चे उत्पन्न करने के काबिल बन चुका है, यानी जनन प्रावस्था में इंटर कर चुका है। ये कह रहा है कि जो जनन प्रावस्था है ना, उच्च पादपों में, बड़े पौधों में, पुष्पीय पौधों में देखा जा सकता है। जब कोई पौधा पुष्प, है ना, जब किसी पौधे में पुष्प आने लगता है तो समझना चाहिए कि उस पौधे में जनन अवस्था क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई, जनन अवस्था स्टार्ट हो गई है, नहीं वो पौधा जनन अवस्था में है। लेकिन जब तक उसमें पुष्प नहीं लगे हैं, वो पौधा किस अवस्था में है? वो पौधा किस अवस्था में है? वेजिटेटिव फेज में है, यानी कायिक अवस्था में। वेजिटेटिव फेज में है या कायिक अवस्था, यानी कायिक अवस्था को ही क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। लिखा है एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज which mark the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plant when they come to flower। यही कह रहा है कि वेजिटेटिव फेज यानी कायिक अवस्था जो होती है या जो जुवेनाइल अवस्था होती है वो किसकी शुरुआत मानी जाती है? एंड ऑफ, यानी जब एंड होता है जुवेनाइल तो स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और हायर प्लांट में फ्लावर के आने से समझा जा सकता है कि उसमें क्या आ गई है? जनन अवस्था आ गई है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों किशोरावस्था, जनन अवस्था और वृद्धावस्था की यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किशोरावस्था और जनन अवस्था का हमारा हेडिंग है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये इन्फेंसी है, एक बच्चा जन्म लेता है, ये चाइल्डहुड का है। और ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये किशोरावस्था से पास होते हुए किशोरावस्था कंप्लीट करता है और ये बन जाता है, एक एडल्ट बन जाता है। और इसके बाद ये वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होने के बाद और वृद्ध होकर के फिर इनका देहांत हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये एक अवस्था है जो जीवन की अवस्था है। हर एक जो व्यक्ति है उसकी यही अवस्था होती है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं और फिर दुनिया से विदा हो जाते हैं। देखते हैं बच्चों अब क्या है। वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवर्षीय पादप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। कुछ पौधों में पुष्पीकरण जो है एक से अधिक बार होता है, यानी एक से अधिक बार फूल और फल देते हैं। तब इस अवस्था को कहते हैं अंतर पुष्पन की अवधि। क्या बोलते हैं? अंतर पुष्पन की अवधि कहेंगे। यानी कुछ जो पौधे होते हैं हर साल फल फूल देते हैं, हर साल फल फूल देते हैं। कोई पौधा क्या होता है एक साल में एक ही बार फल फूल दे करके वो डेथ हो जाता है, और कोई पौधा हर साल फूल फल देता है। तो हर साल फूल फल देने के बीच के जो अंतर है उसको बोलते हैं अंतर पुष्पन की अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंतर पुष्पन की अवधि। इन सम प्लांट, कुछ पौधों में, वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, जहाँ पे फ्लावरिंग यानी पुष्पन की क्रिया एक से ज़्यादा बार होती है, कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या कहते हैं उसको? इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक या द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। कहता है कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है, पूरे साल जो है फूल और फल निकलते रहते हैं, और कुछ जो है मौसम के आधार पर ही पुष्प निकलता है। तो पादप इस प्रकार से क्या हो सकते हैं? वार्षिक और द्विवार्षिक किस्म के हो सकते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनका वर्ष भर में एक ही बार फूल और फल देता है, जो एक ही बार फूल और फल देता है उसको कहते हैं वार्षिक प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? वार्षिक प्लांट बोलते हैं। और जो वर्ष भर में 2 बार फूल और फल देता हो जो वर्ष भर में 2 बार फूल और फल देता हो उसको कहते क्या हैं? द्विवार्षिक कहते हैं। जैसे मान लो कि हम धान गेहूं की बात करें बच्चों,
धान गेहूं की बात करें तो धान क्या है, वर्ष भर में एक ही बार में फल फूल दे करके समाप्त हो जाता है ना। तो कुछ पौधे जैसे मान लो कि हम गन्ना की बात करें तो गन्ना एक वर्ष में फूल और फल नहीं देता है, ये 2 वर्ष में तैयार होता है। इसका मतलब है कि गन्ना क्या हो गया, द्विवार्षिक पौधा हो गया, और जो धान हो गया वो क्या हुआ, एक वार्षिक पौधा हो गया। लेकिन वही आम को देखो, अमरूद को देखो, हर साल फल और फूल देता है। इसका मतलब उसमें क्या होती है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड उसमें आता है, अंतर पुष्पन की अवधि उसमें आती है। लेकिन एक वर्षीय पौधे में और द्विवर्षीय पौधों में क्या होता है, अंतर पुष्पन की अवधि नहीं आती है, क्योंकि ये एक वर्ष में एक ही बार फल देते हैं और कोई 2 वर्ष में ही एक बार फल देता है। Some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering। कहता है कुछ प्लांट जो है पूरे वर्ष जो है फूल और फल देते हैं और कुछ जो है 2 वर्ष में एक बार देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटर फ्लावरिंग पीरियड की बात करी है कि यहाँ पे एक बार फूल लगा है, फ्लावरिंग हुई है, और फिर दोबारा जो है फूल और फल लगा है ना, फूल लगा है और फिर से क्या हुई है, फ्रूट बना है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइटनिंग की, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार फूल लगा, फल वगैरह दिया, और फिर दोबारा इसमें फूल और फल लगा और फिर से क्या हुआ, फल दिया। तो इस तरह से क्या होता है, इन अंतर पुष्पन की अवधि होती है। ऐसे इसमें देखा ये गया है कि ये पहले क्या है, फ्लावरिंग हुई है, लाइट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर यहाँ मिला है। इसके बाद फूल थोड़ा सा क्या हुआ है, बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है फूल में, और इसके बाद क्या बन गया है, फल बन गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवर्षीय पौधों को। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ पौधों में क्या है, फ्लावरिंग लगी है, यानी फ्लावर यहाँ पे लगा है, और ये दिख रहा है कि इसमें फ्लावर जो है लगा है ना। तो ये फ्लावर, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर लग रहे हैं उसको बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट क्या हो सकते हैं, एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय हो सकते हैं। यानी एक वर्षीय मतलब वर्ष में एक ही बार फल देता हो, और द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष में एक बार फल देता हो। बहुवर्षीय का मतलब हर साल क्या होता है, फल देता है, हर साल फल देता है, हर साल फल देता है, हर साल फल देता है, यानी हर साल ही फल देगा। इसके बाद देखते हैं बहुवर्षीय पादप कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे बांस की जाति में पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प और एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं। कहता है कि बांस का जो पौधा है ना, बांस का जो पौधा है वो 50 से 100 साल में एक बार फूल और बड़ी संख्या में क्या देता है, फल देता है। यानी बड़ी संख्या में फूल और फल देता है, 50 से 100 साल में एक बार देता है, और फिर वो मर जाता है ना, फिर वो मर जाता है। यानी ये कैसा हुआ, ये एक वर्षीय नहीं हुआ, ये तो बहुवर्षीय हो गया। यानी क्या कह रहा है कि बहुत साल तक जीवित रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक ही बार फल देता है अपने पूरे जीवन में। तो वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देते होंगे उसको कहते हैं क्या, मोनोकार्पिक प्लांट। क्या बोलते हैं उसको, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब हो गया कि एक फली, यानी एक फली का मतलब एक ही बार फल देगा, है ना, एक ही बार पूरे जीवन में एक ही बार फल देगा। बम्बू स्पेसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। 50 से 100 साल में एक बार ही देता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट बनाएंगे और फिर क्या होंगे, मर जाएंगे। एक अन्य पादप है, एक अन्य पौधा है जिसका नाम है एस्ट्रोबिलैंथस कुनियाना। एस्ट्रोबिलैंथस कुनियाना नाम है इसका। इसको हिंदी में बोलते हैं नीला कुलेंजी बोलते हैं, नीला कुरेंजी बोलते हैं। ये 12 वर्षों में क्या कह रहा है, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ये 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। कितनी बार, एक बार 12 वर्षों में पुष्प उत्पन्न करता है। एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, क्या नाम है, नीला कुरेंजी
फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फूल देता है। यानी ये पौधा ऐसा है जो 12 साल में एक बार फूल दे रहा है। अब ये कहाँ मिलता है देखते हैं जरा इसके बारे में डिटेल। ये है बम्बू, यानी ये बांस का ही पौधा है ना, बांस का पौधा है। इसमें ये दिख रहा है कि ये फ्लावर और फ्रूट इसमें है। तो ये 50 से 100 साल में बम्बू जो है ना, बम्बू जो है 50 से 100 साल में, ये बांस का पौधा है, बांस का पौधा है। और ये बांस का पौधा क्या है, 50 से 100 साल में एक बार फूल और फल देता है। 50 से 100 साल में एक बार फूल और फल देता है, और उसके बाद ये डेथ हो जाता है इसका। इसके बाद देखते हैं नीरा कुरिंजी कुंथियाना की हम बात कर रहे हैं। इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों के सड़क किनारों में पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा। 2006 के सितंबर अक्टूबर में ही इसने फूल दिए थे, 2006 में दिए थे। अब 2006 के बाद 12 साल होगा तो 2018 में इसने फूल दिए होंगे, और 2018 के बाद फिर जब 12 साल पूरे होंगे, उसके बाद 12 साल का पूरे होंगे, तो 2018 के बाद 12 साल के बाद पूरे कब होंगे, तो ये लगभग 2030 में फिर फूल देगा, है ना। कब देगा, 2030 में फूल देंगे। जिस दृश्य से सैलानियों की एक किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। कहता है कि इसको देखने के लिए सैलानी, यानी जो देखने वाले लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो इसको देखने के लिए आते हैं। These plant flower during September-October 2006. Its mass flowering transformed large tract of hilly area in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretch, यानी कह सकते हो कि जो ब्लू कलर का है, नीले कलर का एकदम कालीन जैसा बिछा। स्ट्रिच का मतलब क्या होता है, कालीन जैसा बिछ गया, ब्लू कालीन जैसा बिछ गया है। अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट है, उसको आकर्षित करती है। लोग उसको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो ये बहुवर्षीय पौधे वो है जो क्या है, एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना है, जो ब्लू फ्लावर देते हैं, एकदम कालीन के जैसा बिछा रहता है। सैलानी इसको खूब देखने के लिए आते हैं, है ना। तो ये क्या है, एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना है। अब है मध्य चक्र और ऋतुस्राव की बात करेंगे। मध्य चक्र क्या होता है, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्थनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। कहता है कि जनन प्रावस्था के समय जो प्लेसेंटल मैमल होती है, जिसको अपरास्तनी मादा बोलते हैं, तो प्लेसेंटल मैमल जो होती है उसके अंडाशय की सक्रियता से क्या होता है कि चक्रिक और सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। The female of placental mammal exhibit cyclical changes in the activity of ovary and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. Reproductive phase के समय में, जनन प्रावस्था के समय में, जो प्लेसेंटल मैमल है, अपरास्तनी मादा है, उसके अंडाशय की सक्रियता के कारण, एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि जो सहायक नलिकाएं हैं या जो हार्मोन्स हैं उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, उन्हें मध्य चक्र या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट ऐसे जीव को कहते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता हो। जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता हो उसको बोलते क्या है, नॉन प्राइमेट बोलते हैं। तो नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी है उसमें गाय है, भेड़ है, चूहा है, हिरन है, कुत्ता है, ये सभी आते हैं इसमें। जनन के दौरान एक चक्रिक परिवर्तन उसमें भी देखे गए हैं, उसे मध्य चक्र कहते हैं या ओस्ट्रस साइकिल, या क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं।
और ये जो हीट पीरियड है, ये अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ में जो ये हीट पीरियड है ये 18 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? ये 18 दिन की नहीं होती है, बल्कि 18 घंटे की होती है। 18 घंटे की होती है, यानी 18 घंटे तक इसमें क्या होता है, हीट का असर रहता है, ओस्ट्रोस साइकिल का असर रहता है। और अगर ये इस समय, इस हीट के समय यानी ओस्ट्रोस साइकिल के समय अगर गर्भाधान हुई, रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो प्रेगनेंसी है वो रह सकती है। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, कम भी करना पड़ सकता है। In non-primate mammal like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction are called the estrous cycle. क्या बोलते हैं इसको? estrous cycle बोलते हैं। यानी जो हर महीने नहीं आता है, कई महीनों में एक बार आता है ना, तो उसको बोलते क्या है कि estrous cycle ये होता है। ये है ओस्ट्रस साइकिल के यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी बाल से क्या हो रहा है कि ओवम निकल रहा है ना, ओवम निकल रहा है, यानी ओवरी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ओवरी की एक्टिविटी बढ़ने पर ओवम निकलता है, और ये जब निकलता है तो ये प्रोड्यूस करता क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है ना। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे ही क्या बोलते हैं, हीट साइकिल या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जो काऊ में क्या बताया, 18 घंटे का बताया। काऊ में कितना देर का बताया? काऊ में 18 घंटे का होता है। अलग अलग जो नॉन प्राइमेट है उसमें अलग अलग टाइमिंग का होता है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें हम कह सकते हैं कि FSH है, LH हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन है, इन सब का लेवल बढ़ता घटता रहता है। और जो यूट्रस का जो लेयर है ना, यूट्राइन लाइनिंग का जो थिकनेस है वो बढ़ता है, और वो प्रिपेयर होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, बच्चे डेवलप हो सके। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है प्राइमेट में। जैसे प्राइमेट जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता होगा, तो प्राइमेट यानी बंदर है, एप्स है, मनुष्य है, में ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। यानी जो साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कह सकते हैं, यानी प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है हम लोग को डिटेल में। तो प्राइमेट्स में, बंदर, एप और मनुष्य में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ओस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में आता है, जो एक मासिक प्रक्रिया है, हर महीने जो है महिलाओं में आती है, खास करके बंदर में भी, एप्स में भी, मनुष्य में भी। इन प्राइमेट्स, मंकी, एप एंड ह्यूमन, इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ये जो चीज़ें हो रही है, जो साइक्लिकल चेंजेस होता है ना महिलाओं के शरीर में, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो कि प्राइमेट्स होते हैं। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में से ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। कहता है कुछ स्तनधारी जो विशेषकर वन में रहता है, ये जो अनुकूल वातावरण आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करता है कि ये शो करता है, ऋतुस्राव शो करता है, ऋतुस्राव शो करता है। तो ऋतुस्राव समय आने पर, एक अनुकूल परिस्थिति आने पर, एक विशेष समय पर शुरू करता है। इसीलिए इसको ऋतुनिष्ठ या मौसमी या सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखते हैं। Many mammals, especially those living in natural build condition, exhibit such cycle only during the favorable season in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders। कहता है कि जो एक समय आने पर, एक सीजन में कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे मनुष्य क्या है, कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है, कभी भी बच्चा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर हम कुत्ते को देखेंगे तो कभी भी बच्चा नहीं दे देता है, उसका एक टाइम है। साल में 2 ही बार बच्चे देते हैं, तो साल भर में 2 बार बच्चे देते हैं। और वो दोनों जो सीजन है, वो जो दोनों महीना है, वो फिक्स महीना है कि इसी महीने में वो बच्चे उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जिनके लिए महीना फिक्स है कि इस महीने से इस महीने तक ही इनमें क्या हो रहा है, बच्चे उत्पन्न करने का टाइम है, इसलिए वो उनका क्या है, वो सीजन है। ये बकरी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एक तरह का क्या है, सीजनल ब्रीडर्स है ना। जब एक ब्रीड के बाद जब 6 महीना बीत जाएगा, तभी ये क्या करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे बकरी जो है। हालांकि ये
6 महीना जब भी बीत जाए तो हो जाएगा। कोई ख़ास सीज़न की बात नहीं होती है कि इसी सीज़न में ये जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हाँ, डॉग के केस में ऐसा होता है ना, डॉग के केस में ऐसा होता है कि जो महीना है, जो सीज़न है, वो मेन मायने रखता है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करें, अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। कुछ दो स्तनधारी हैं पूरे जीवन भर जो है वो सक्रिय रहते हैं कि कभी भी वो क्या कर सकते हैं, नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। पूरे जनन काल में, जब तक जनन काल है, जब तक वो क्या है जब तक क्या है वो एक्टिव है। तो पूरे जनन काल में जब वो एक्टिव हैं बच्चों, तो वो क्या कर सकते हैं, कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। जैसे मानव ही को देखो, वो हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो रैट है, चूहा है, वो कंटिन्यूअस ब्रीडर से कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स माने जाते हैं ये। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, जीर्णतया क्या है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णतया वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। कहता है कि जब प्रजनन की आयु समाप्त हो जाती है, यानी प्रजनन करने की क्षमता जब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तब हम मानते हैं कि वृद्धावस्था या जीर्णता अवस्था, जीर्ण की अवस्था आ गई, जीर्ण शीर्ण हो गया, यानी शरीर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, वृद्धावस्था आ रही है। ऐसा मापदंड रखा गया है। End of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or the old phase। जीर्णता का मतलब क्या है, senescence phase या old age आता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन, जैसे उपापचयों का मंद गति से होना, ये होने लगता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। कहता है शरीर के अंदर क्या होता है, अंतिम चरण में बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है होने लगती है। जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। हम खाने को पीने को सही से नहीं पचा पाते हैं, हमारा दिमाग जो है सही से सोच नहीं सकता है। तो ये धीरे धीरे क्या आती है, वृद्धावस्था आती है, और अंततः वृद्धावस्था क्या लाती है, मृत्यु लेकर के आती है। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। बहुत सारे चेंजेस हैं जो जीवन के अवधि के समय में होती है। कॉन्कोमिटेंट चेंजेस होते हैं, सहवर्ती परिवर्तन होता है। कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सहवर्ती परिवर्तन होता है इन द बॉडी, लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो हो जाता है, उपचार क्रियाएं स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन, यानी जीवन के अंतिम काल में, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, है ना। बुढ़ापे के बाद अंत में क्या आता है, मृत्यु आती है, डेथ आती है। जनन क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन का मतलब बदलाव। पादप हो या प्राणी हो, दोनों में जो अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था है, चाहे जुवेनाइल फेज हो, रिप्रोडक्टिव फेज हो, या तो सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज हो, तो इन तीनों अवस्था के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। इन both plants and animal hormones are responsible for the transition between three phases। इन तीनों phases के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाएं तथा व्यावहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। कहता है कि हार्मोन है और कुछ विशेष पर्यावरण के कारक हैं। हार्मोन भी है और विशेष पर्यावरण के कारक के बीच में परस्पर क्रियाएं जीवों के जनन क्रियाओं के लिए चलता रहता है, तथा व्यावहारिक अभिव्यक्तियों, यानी जो बिहेवियर, जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, बिहेवियर जो एक्सप्रेशन है, वो सब नियंत्रित करता है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएट बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी हार्मोन और पर्यावरण कारक ये दोनों मिल करके जनन क्रिया को और जो हमारी जो व्यावहारिक अभिव्यक्ति है
बिहेवियरल एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों। बांस का पौधा कितने दिनों में फूल और फल देता है? कितने दिनों में फूल और फल देता है? तो ये फूल और फल देता है कब से कब तक? तो ये देता है 50 से 100 साल में। 50 से 100 साल में एक बार फूल और फल देता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं मध्य चक्र। मध्य चक्र किस में होता है? किस में होता है मतलब किस में होता है? तो मध्य चक्र मानव में नहीं होता है ना, बंदर में भी नहीं होता है, लंगूर में भी नहीं होता है। किस में होता है? काऊ में होता है मध्य चक्र, यानी ओस्ट्रोसाइकिल होता है। तो बच्चों बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी फिर से जब नए वीडियो लाएं आपके लिए। ये बेसिकली बच्चों एनसीईआरटी बूस्टर है। एनसीईआरटी की एक एक बातें इसमें बताई गई है जो बोर्ड और नीट के लिए वैल्यूएबल है। तो बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद।